चैनल क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी देखा था। उसमें हमने जो है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, दैट इज √2gm/r, या फिर हम g की वैल्यू रख करके m की वैल्यू रख करके हमने निकाला था √2 स्मॉल g और r, ये हमने निकाला था। उन पे बेस हमारा कुछ एक न्यूमेरिकल किया था हमने, जो एस्केप वेलोसिटी है, और एस्केप वेलोसिटी की हमारी वैल्यू आई थी दैट इज 11.2 किलोमीटर। ये सारा कॉन्सेप्ट किया था हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। आज की वीडियो लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं दैट इज केपलर्स लॉ। अब देखो, ये जो केपलर्स लॉ है और इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म है वो हमारी सारी की सारी जब हम क्लासिकल फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उन सब में यूज की जाती है। इसलिए मैं आपको कहूंगी कि जितने भी हमारी ये टर्म है उनको आप ध्यान से देखें और केपलर लॉ को ध्यान से ऑब्जर्व करें कि जो केपलर सर है वो कहना क्या चाह रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम केपलर के लॉ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारा केपलर्स का फर्स्ट लॉ आता है। अब देखो केपलर सर ने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि जो प्लेनेट है वो ऑर्बिट के चारों ओर रोटेट करता है। ठीक है, यानी केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ, जिसको हम प्लेनेटरी मोशन भी बोलते हैं, ठीक है, स्टेट्स दैट प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन इन इलिप्टिकल पाथ। अब उन्होंने ये बताया कि जो प्लैनेट जो हैं वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में जो है रोटेट करते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, देखो जब हमने केपलर सर ने बताया ना कि जो हमारे प्लैनेट है वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में जो है रोटेट करते हैं। इसका रीजन ये था क्योंकि हमारा जो सन पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, जो भी प्लेनेट उसके चारों तरफ मूव करेंगे, रोटेट करेंगे, उनको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अपनी ओर अट्रैक्ट करने के कारण वो क्या करेंगे, सारे के सारे प्लेनेट जो हैं वो एक जो है इलिप्टिकल पाथ को ट्रेस करेंगे, है ना। सन के ऊपर ग्रेविटेशन होने के कारण ही जितने भी हमारे प्लेनेट हैं जो कि हमारे ब्रह्मांड में हम यूज करते हैं, जितने भी हमारे प्लेनेट आएंगे वो सारे ही सन में इलिप्टिकल ऑर्बिट के कारण, मतलब सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही वो इलिप्टिकल पाथ में रोटेट कर सकते हैं सन के चारों तरफ। ठीक है, ये केपलर सर ने हमें बताया था कि जो प्लेनेट हैं वो हमारा सन के इलिप्टिकल पाथ में रोटेट करते हैं। इसका रीजन आपको पता चल गया होगा, क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या करेगा, उन प्लेनेट को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, जिसके कारण वो एक इलिप्टिकल पाथ को ट्रेस करेंगे। ठीक है, सन इज लोकेटेड एट वन ऑफ द टू फोकाई ऑफ एलिप्स। अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। देखो, अगर केपलर्स लॉ हमें लिखना आता है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, पहले हमें डेफिनेशन लिखनी है पूरी, ठीक है, उसके बाद हमें डायग्राम कैसा बनाना है, इस तरीके से हमारा डायग्राम है। ये हमारा होगा सन, ठीक है, ये हमारा मान ले यहाँ पे प्लेनेट मोशन, जो प्लेनेट है वो इस तरीके से सन के चारों तरफ रोटेट करेगा। ठीक है, ये सन है। ये जो यहाँ पे ये हमारा जो इलिप्टिकल पाथ, जो इलिप्टिकल जो ये होता है, इसको हम पूरा इलिप्टिकल पाथ का फोकस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं हमारा फोकस 1 है, जिसपे हमारा, और ये हमारा फोकस 2 है। ठीक है, ये हमारा फोकस 1 है, ये हमारा फोकस 2 है। अब ये जो सन होता है, इसमें जो लिखा गया है ना कि जो सन इज लोकेटेड एट वन ऑफ द टू फोकाई ऑफ द एलिप्स, यानी ये जो इलिप्स के दो फोकाई हो गए, जो यहाँ पे इसके एक फोकस पे हमारा सन क्या करता है, लाई करता है, लोकेट होता है ना। तो यहाँ पे इसके एक फोकस पे हमारा सन है। ठीक है, ये इलिप्टिकल पाथ था पूरा, यहाँ पे क्या था, प्लेनेट था, यहाँ पे सन था। ठीक है, ये हमारा फोकस 1 है, ये हमारा फोकस 2 है। उस जो इलिप्टिकल जो सन है वो कहाँ पे, हमारा इस इलिप्टिकल पाथ के किसी एक फोकस पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें ये लिखा गया है। उसके बाद जब ये लिखने के बाद, ये डायग्राम बनाने के बाद हमें क्या लिखना है, इसके कुछ जो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है वो हमें लिखने हैं। द डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड सन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एज प्लेनेट ऑर्बिट। ये तो डेफिनेटली होगा कि जैसे ही प्लेनेट क्या करेगा, ऑर्बिट करेगा, इसमें जो है डिस्टेंस जो है प्लेनेट की और जो सन की वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती जाएगी। एक बार में प्लेनेट हमारा यहाँ पे आएगा तो सन की और इसकी डिस्टेंस अलग होगी, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो इस तरीके से इनकी डिस्टेंस क्या होती जाएगी, अलग होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, दी प्लैनेट्स वेलोसिटी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। प्लेनेट वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंटली चेंजेस होगी
इसका क्या मतलब है, क्योंकि जैसे ही प्लेनेट सन के पास होगा तो क्या करेगा, सन में अभी अभी मैंने बताया कि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अब जैसे ही वो इस सन के पास आएगा प्लेनेट, जैसे ही प्लेनेट सन के पास आएगा, इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम, मतलब कम डिस्टेंस होगी। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज क्या है, G m1m2/r²। अब जैसे ही हमारे यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ गया, जैसे ही इनके बीच में डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स हमारा क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगने के कारण जैसे ही प्लेनेट सन के पास आएगा, प्लेनेट उतना ही ज्यादा फास्टर मूव करेगा। इतना क्लियर हुआ। ऐसा कैसे हुआ, फास्टर मूव कैसे करेगा वो प्लेनेट सन के पास, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम होने के कारण इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है फोर्स में और डिस्टेंस में, इसीलिए यहाँ पे प्लेनेट जो है सन के पास आते ही जो है फास्टर वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। क्लियर हुआ। और अगर वेलोसिटी आपको पता चल गया कैसे चेंज होती है प्लेनेट की। और थर्ड हमारा पॉइंट क्या है, प्लेनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर। अब ये तो वही पॉइंट आ गया जो अभी मैंने बताया है कि जो प्लेनेट है वो सन के पास आकर के ज्यादा फास्टर वेलोसिटी के साथ मूव करेगा एंड स्लोवर व्हेन इट इज फारदेस्ट अवे। ये भी बिल्कुल क्लियर है। और स्लो कब होगा, जब ये इससे दूर जाता जाएगा। इसका रीजन भी हमें पता चल गया, क्योंकि डिस्टेंस जितनी भी ज्यादा होगी उतना ही हमारा फोर्स कम होगा। फोर्स कम होने के कारण हमारा जो प्लेनेट है वो स्लोवर मूव करेगा। क्लियर हुआ। तो ये पॉइंट हमें इसके बारे में लिखने पड़ेंगे, जिससे हमारा केपलर का जो फर्स्ट लॉ है वो कंप्लीट हमें लिखा जाएगा। साथ में ये डायग्राम बनाना है। इस इलिप्टिकल जो ये पाथ है, इसके फोकस पे हमें 2 फोकाई बनाने हैं। इसके एक फोकस पे हमें सन को रखना है जब हम ये पॉइंट रखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट लिखा है तो हमें ये चीज दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे जो कि हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। अब उसके बाद वे सारे पॉइंट लिखने के बाद हमें ये पॉइंट लिखना है कि केपलर फर्स्ट लॉ अप्लाइड ऑन टू एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग अनदर ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर मास। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मून हमें पता है अर्थ के चारों तरफ रोटेट करेगा, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा सकते हैं, केपलर फर्स्ट लॉ। और दूसरा ऑर्बिटिंग द प्लेनेट, जैसे प्लेनेट जो है सन के चारों तरफ ऑर्बिट रोटेट करेगा, तो उसमें भी हम केपलर का फर्स्ट लॉ यूज कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे क्या लिखना है कि अनदर ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर मास। ठीक है, ग्रेटर मास के साथ मान एक बॉडी का जो है दूसरी बॉडी से अगर ग्रेटर मास हुआ तो उस केस में, और वो अगर रोटेट करेंगे तो उस केस में हमारे पास केपलर का फर्स्ट लॉ लग सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास जो ये केपलर्स के लॉ है, इसमें जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आती हैं। सबसे पहले हमारी आती है पेरीहेलन। अब जो पेरीहेलन है इसका क्या मतलब होता है, जैसा कि मैंने अभी भी डायग्राम बनाया था, देखो ये। ठीक है, हमें पता है इस तरीके से ये होगा। ठीक है, ये होता है हमारा सन। ठीक है, ये होता है हमारा मेजर एक्सिस और ये होता है हमारा माइनर एक्सिस। डेफिनेटली ये क्या है, लंबा है इससे, तो ये हो गया मेजर एक्सिस, ये हो गया हमारा माइनर एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, प्लेनेट मूव कर रहा है। ठीक है, ये हमने मान लिया प्लेनेट। अब ये जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, जो ये पेरीहेलन होगा ना, जो सन के पास यहाँ पे इसके पास जो पॉइंट होता है, ये हमारा क्या होता है, पेरीहेलन। ठीक है, और इस सन से जो दूर होगा वो हमारा क्या होगा, एपिहेलन। ठीक है, अब देखो यही लिखा गया कि पेरीहेलन इज द पॉइंट इन एन ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में वेयर ए कैलेस्ट्रल बॉडी क्लोजेस्ट टू द सन, जो कि हमारी ये बॉडी है जब सन के पास आएगी तो ये हमारा क्या होगा, पेरीहेलन पॉइंट। ठीक है, तो ये होगा हमारा इस सन के पास पेरीहेलन, और इससे फारदेस्ट अवे होगा ये हमारा क्या होगा, एपिहेलन। ये हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। इसकी डेफिनेशन जो है इस यहाँ पे जो गिवन है, इसका यूज हम सिर्फ न्यूमेरिकल में करेंगे। इनकी डेफिनेशन न्यूमेरिकल में गिवन होगी कि ये हमारा जो है इस सन से इतनी डिस्टेंस पे है, ये इतनी डिस्टेंस पे है, तो उनका यूज सिर्फ हम न्यूमेरिकल में करेंगे कि कौन सा पेरीहेलन है और कौन सा एपिहेलन। ठीक है, तो ये हमारा सन के पास वाला क्या हो गया, पेरीहेलन, और ये वाला हो गया हमारा एपिहेलन। ठीक है, ये हमारा हो गया मेजर एक्सिस, ये हो गया हमारा माइनर एक्सिस। और इसी में अब हमारे जो नेक्स्ट टर्म आएंगे वो हमारी होती है, एक तो होता है अपोगी एंड और एक होता है पेरिगी।
ठीक है, ये हमारे कैसे होंगे देखो, जैसा कि हमने बताया कि केपलर्स लॉ को हम यूज कर सकते हैं किसमें, मून जो है हमारा अर्थ के चारों तरफ रोटेट करेगा उसमें भी, या फिर ऑर्बिटिंग ऑन द प्लेन अबाउट द सन। ठीक है, इनमें और जो हमारा जो अपोगी और जो पेरिगी होगा उसको हम यूज करेंगे देखो किसमें, जब हमारा मून जो है अर्थ के चारों तरफ रोटेट करेगा। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हमें न्यूमेरिकल करने में यूज करनी है। ठीक है, जो ये अपोगी है, द पॉइंट इन द मून ऑर्बिट वेयर इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ। ये जो अर्थ है, मान लिया ये चारों तरफ मूव ऐसे जो है मून जो है रोटेट कर रहा है अर्थ के। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे अर्थ है और ये जो मून है, यहाँ से जो फारदेस्ट डिस्टेंस होगी वो हमारी कौन सी होगी, अपोगी। ये हमें न्यूमेरिकल में गिवन होगा। ठीक है, कि मतलब हमें मान लिया कि इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ये सिर्फ हमारी डेफिनेशन है कि अपोगी और जो पेरिगी वो होते क्या है। ठीक है, तो ये जो अर्थ से यहाँ तक का जो फारदेस्ट डिस्टेंस होगा इसको हम क्या बोलेंगे, अपोगी। और फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड अपोगी व्हाइल इट इज क्लोजेस्ट अप्रोच इज नोन एज पेरिगी। और ये जो अर्थ से मून की यहाँ तक की जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, पेरिगी। ठीक है, जब हम इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो इनका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है अपोगी और पेरिगी निकालने का। एक होता है एसेंट्रिसिटी, एक जो पेरीहेलन जो एपेहेलन है, ये दो पॉइंट आए थे, इनका भी हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा जिसका हम यूज न्यूमेरिकल में करेंगे। ठीक है, ये हमारी सिर्फ मैंने जो बेसिक करवाया है यहाँ पे, जो केपलर फर्स्ट लॉ था और इसमें कुछ बेसिक टर्म आ रही थी, सिर्फ मैंने उसको बताया है। ठीक है, अभी इसकी पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहती है जिससे हमें ग्रेविटेशनल से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सोल्व हो जाएंगे हमारे, जब हम इनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कुछ जो है बेसिक टर्म थी जो कि हम ग्रेविटेशन के फर्स्ट लॉ में यूज की गई थी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो केपलर का फर्स्ट लॉ था बिल्कुल बेसिक था। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे इसके जो मैथमेटिकल हैं जो टर्म है एसेंट्रिसिटी की, पेरीहेलन, एपेहेलन और जो पेरिगी और जो अपोगी है उसको हम कैसे निकालते हैं वो सारे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।